नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। जरा सोचें कि कहां कैसे भारत फासिस्ट देश बन रहा है। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके हिंदू संगठन भारत महान को फासिस्ट देश में कन्वर्ट करने की साजिश में सफल है? क्या नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश सेकुलर लोकतंत्र की बजाय फांसीवादी स्टेट बनने की तरफ बढ़ा है? सोचें कि नरेंद्र मोदी की सरकार में बोलने की आजादी क्या खत्म है? आरएसएस और उसके दक्षिणपंथी चेहरे जहर उगलते हुए देश को क्या तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं? अपना मानना है कि यह सब बकवास है, मगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने अधिवेशन में ऐसा प्रस्ताव पारित कर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कहा है कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ दक्षिणपंथी ताकतों की सक्रियता बढ़ी है। मुसलमान और ईसाई अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐसा सोचना दरअसल नरेंद्र मोदी के प्रति एलर्जी का प्रमाण है। कोई संदेह नहीं है कि भाजपा का राज है। आरएसएस और हिंदुत्ववादी ताकतें बेखौफ हुई है, लेकिन ऐसा तो लोकतंत्र में होगा। जो विचारधारा सत्ता में है, जिसे बहुसंख्यक लोगों ने छप्पर फाड़ वोट देकर जिताया है, वे अपनी सोच, अपनी बात, अपने एजेंडे में बेखौफ बनेंगे ही। मगर हाँ, यदि कानून से बाहर जाते हुए या नई फांसीवादी तानाशाही तंत्र बनाने जैसी कोई बात हो तो अलग बात है। तब उसके खिलाफ आवाज उठाना, आंदोलन करना वक्त की पुकार है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐसा क्या देखा है जो देश को फांसीवाद की तरफ ले जा रहा है? गोमांस पर पाबंदी जैसे कानून की यदि बात है तो वह सत्तारूढ़ पार्टी के एजेंडे, बहुसंख्यक आबादी की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मसला है। यदि इस पर भी भाजपा सरकारें काम नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी? सो पेच उन बातों को तलाशना है जिससे मुस्लिम बोर्ड फांसीवादी तंत्र का खटका देख रहा है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और दूसरे पद्म पुरस्कारों को दिए जाने के मौके पर विपक्ष नदारद था। सोमवार को राष्ट्रपति भवन में मदन मोहन मालवीय के परिजनों ने भारत रत्न पुरस्कार ग्रहण किया और लाल कृष्ण आडवाणी, प्रकाश सिंह बादल आदि सहित 43 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी दोनों नहीं थे। इससे पहले 27 मार्च को अटल बिहारी वाजपेयी को उनके घर पर जाकर राष्ट्रपति ने भारत रत्न दिया था। उस मौके पर मनमोहन सिंह मौजूद थे। आमतौर पर विपक्ष इस तरह के सम्मान समारोह में हिस्सा लेता है, इसलिए विपक्ष के नेताओं की गैर मौजूदगी की चर्चा हुई। संसद के दोनों सदनों में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और गुलाम नबी आजाद भी गैर मौजूद रहे। इस मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों का अपना दावा है। कांग्रेस का आरोप है कि सोनिया गांधी को निमंत्रण नहीं भेजा गया था, इस वजह से कांग्रेस नेता समारोह में नहीं गए। सोनिया को कांग्रेस अध्यक्ष के नाते नहीं बुलाया जाना था, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी होने के नाते प्रोटोकॉल के तहत उनको ऐसे समारोह में निमंत्रण जाता है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ और सोनिया गांधी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। मनमोहन सिंह के वाजपेयी के घर जाने के मसले पर कांग्रेस नेताओं की दो राय है। कुछ नेता कह रहे हैं कि वे निजी रिश्तों के कारण गए, तो कुछ का कहना है कि गलतफहमी में चले गए। उनको लगा था कि सोनिया गांधी को भी बुलाया गया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नंबर 1 चिंता भूमि अधिग्रहण बिल को पास कराने की है। प्रधानमंत्री बिना साझा सत्र बुलाए इस बिल को पास कराना चाहते हैं, जैसे कोयला खनन, बीमा आदि के बिल पास हुए। इसके लिए बहुत बड़े संसदीय प्रबंधन की जरूरत है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने इस काम में अपने तमाम वरिष्ठ मंत्रियों को लगा दिया है। सारा फोकस कांग्रेस को अलग थलग करने पर है, इसलिए नितिन गडकरी ने सिर्फ कांग्रेस को निशाना बनाया है। बाकी प्रादेशिक छत्रपों से अरुण जेटली और वेंकैया नायडू बात कर रहे हैं। जहां जरूरत होगी प्रधानमंत्री खुद भी नेताओं से बात करेंगे। बताया जा रहा है कि भूमि बिल पर समर्थन के लिए प्रादेशिक छत्रपों के खिलाफ पार्टी के अभियान को रोक दिया गया है। जानकार सूत्रों के मुताबिक सरकार की राह आसान बनाने के लिए पार्टी ने अपने हमले रोके हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ कोई बयानबाजी और प्रदर्शन नहीं हो रहा है। इसी तरह उड़ीसा में नवीन पटनायक सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन करने या बयान देने से प्रदेश के नेताओं को
को रोका गया है। अन्ना डीएमके और यहाँ तक कि सपा और बसपा के खिलाफ भी बयानबाजी करने से भी पार्टी नेताओं को रोका गया है। शिवसेना को छोड़कर सभी सहयोगी सरकार के साथ हैं। अगर जरूरी हुआ तो प्रधानमंत्री इस बारे में खुद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से बात करेंगे। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से सबक लिया है। जिस तरह नीतीश कुमार से अलग होने के बाद मांझी ने अपनी पार्टी बनाई और राजनीतिक स्पेस में नीतीश को चुनौती दी है, वैसे ही योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण भी कानूनी और पार्टी संविधान की लड़ाई छोड़कर राजनीति के मैदान में अरविंद केजरीवाल से दो हाथ करेंगे। असल में सोशल मीडिया में योगेंद्र व प्रशांत के समर्थकों और विरोधियों ने दोनों ने इनको ललकारा और चुनौती स्वीकार करने को कहा। सोशल मीडिया में इन्हें चुनौती दी गई कि केजरीवाल के खिलाफ रोने धोने, धरने पर बैठने या कानूनी लड़ाई लड़ने से कुछ नहीं होगा, राजनीतिक लड़ाई लड़नी होगी। सो अब ये दोनों भी पार्टी बनाएंगे और अलग राजनीति करेंगे। योगेंद्र यादव चूंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं, इसलिए उनको पता है कि एक तरह की विचारधारा और एजेंडे पर राजनीति करने वाली दो पार्टियों के लिए दिल्ली में जगह नहीं है। सो वे कुछ अलग करने की सोच रहे हैं। लेकिन आपसे जुड़े नेताओं का कहना है कि वे कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। जिस तरह बिहार में मांझी नीतीश कुमार को रोकने के लिए भाजपा के साथ तालमेल की कोशिश में है, वैसे ही योगेंद्र और प्रशांत की बनाई पार्टी अगले चुनाव में कांग्रेस से तालमेल कर सकती है। अकेले इनकी चुनौती गंभीर नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस भी इनकी ताकत का आंकलन करने के बाद कोई फैसला करेगी। वैसे जानकार सूत्रों का कहना है कि पंजाब में आप को फेल करने के लिए कांग्रेस इनकी मदद ले सकती है। वहां आपके एक सांसद धर्मवीर गांधी इनके साथ हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक और सनसनीखेज आरोप लगाया है। गर्ग ने कहा है कि पिछली विधानसभा में आप विधायकों की खरीद फरोख्त की खबरें खुद अरविंद केजरीवाल चलवाते थे। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल ही अपने विधायकों को फर्जी फोन करवाते थे और वो 10-20 करोड़ रुपए लेकर आप छोड़ने और भाजपा से जुड़ने का प्रस्ताव देते थे। गर्ग को पिछले दिनों केजरीवाल का एक ऑडियो स्टिंग जारी करने के कारण पार्टी से निकाल दिया गया है। गर्ग ने बताया कि दिल्ली में विधानसभा भंग करने के बाद उनको एक फोन आया था। फोन करने वाले ने कहा कि वह अरुण जेटली के यहाँ से बोल रहा है और उसने 10 करोड़ रुपए में पार्टी छोड़ने का प्रस्ताव दिया था। गर्ग का कहना है कि उन्होंने इसकी शिकायत की और इस पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में आप नेता संजय सिंह का फोन आया और उन्होंने शिकायत वापस लेने को कहा। इस आधार पर गर्ग का दावा है कि केजरीवाल की सहमति से ही दूसरे विधायकों को अनजान नंबरों से फोन कराए जाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने 13 मंत्रियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के स्वतंत्र प्रभार वाले सभी 13 मंत्रियों से करीब 2 घंटे तक बातचीत की। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वे अपने कामकाज पर आम लोगों की फीडबैक लें। इस मुलाकात के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद थे। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से पूछा कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। उन्होंने मंत्रियों से उनके संपर्क में रहने को कहा। बताया जा रहा है कि मोदी ने मंत्रियों से लोगों के बीच जाने को कहा। साथ ही उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वे पारदर्शी तरीके से काम करें और जनता के हित में नीतियां बनाएं। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद कुछ मंत्रियों ने कहा कि मुलाकात अच्छी रही और नियमित अंतराल पर ऐसी मुलाकात होती रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी विध्वंस के मामले में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी सहित 20 लोगों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने इन सभी आरोपियों के खिलाफ लगे आपराधिक साजिश के आरोप को हटाने का विरोध करने वाली याचिका पर इनसे जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस HL दत्तू की बेंच ने बाबरी मस्जिद मामले में याचिकाकर्ता हाजी महबूब अहमद की ओर से दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। हाजी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि केंद्र में सरकार बदलने की वजह से इस मामले में CBI अपना रुख नरम कर सकती है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आडवाणी और बाकी 19 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश का आरोप हटा दिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले को CBI ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यमन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए 5 पोत और 4 विमान भेजे हैं। यमन में करीब 4000 भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। विदेश राज्य मंत्री जनरल VK सिंह भारतीय नागरिकों को निकालने के अभियान की निगरानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय में कल रात को सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से बात की है। सऊदी अरब के शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि भारतीयों को वहाँ से निकालने में वे भारत की हर संभव सहायता देंगे।
जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। बडगाम जिले में भूस्खलन की वजह से मकान गिरने की घटना में 6 और शव बरामद होने के बाद मरने वालों की संख्या 16 पहुंच गई है। इस बीच राज्य की प्रमुख नदियों में पानी का स्तर कम होने लगा है, जिससे बाढ़ का खतरा कम हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि राज्य में हालात नियंत्रण में है। इसके बावजूद सरकार हर चीज पर नजर रखे हुए है। पिछले 24 घंटे से बारिश नहीं होने की वजह से नदियों का जल स्तर कम हुआ है, लेकिन एहतियात के तौर पर सरकार ने हजारों लोगों को बाढ़ संभावित इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। कोई संदेह नहीं है कि नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा राज पे मुसलमान अपने को अप्रासंगिक हुआ मानते हैं, मगर इसके लिए तो खुद मुस्लिम या ईसाई समुदाय जिम्मेवार है, जिसने पूरी तरह अपने को देश की बहुसंख्यक हिंदू आबादी की प्रतिनिधि पार्टी भाजपा से काटा हुआ है। तब भाजपा राज में वे अपने को बेगाना महसूस करें तो किसे दोषी माना जाए, इस पर आगे चर्चा करें। उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। देश के मुस्लिम संगठन चिंता में हैं। बड़ी मुस्लिम तंजीमों ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा और उसके पितृ संगठन आरएसएस को लेकर कई तरह के अंदेशे जाहिर किए हैं। इनमें से 2 अंदेशों पर खास तौर से ध्यान जाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने जयपुर के अपने सम्मेलन में कहा कि भारत एक फासिस्ट देश बनने की ओर बढ़ रहा है। उसके कुछ दिन बाद सहारनपुर में देवबंद में मौलाना अरशद बादनी ने कहा है कि भाजपा और संघ की वजह से भारत का फिर विभाजन हो सकता है। मदनी की बात एक अंदेशे से ज्यादा चेतावनी की तरह थी। तभी ये सवाल उठा है कि आखिर पिछले 10 महीने में ऐसा क्या हुआ है कि मुस्लिम तंजीमें अंदेशे जाहिर करने लगी हैं और चेतावनी देने लगी हैं। 10 महीने पहले भारी बहुमत से जीतकर जब नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाई थी, तब ज्यादा मुस्लिम संगठनों ने आवाम को भरोसा दिलाया था कि इससे चिंतित होने की कोई बात नहीं है। भारत में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और गंगा जमुनी तहजीब की जड़ें इतनी गहरी हैं कि सरकारों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 10 महीने बाद ही सबके सुर बदल गए हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि आखिर सरकार ने ऐसा कौन सा काम किया जिससे मुस्लिम संगठन उस पर शक करने लगे। केंद्र की सरकार वैसे ही काम कर रही है जैसे दूसरी सरकारें करती थीं। फासिस्ट स्टेट की तरफ बढ़ने वाला कोई एक फैसला नहीं दिख रहा है और न कोई ऐसा सांप्रदायिक एजेंडा सफल होता दिख रहा है जिसके आधार पर देश के विभाजन की आशंका को न्याय संगत ठहराया जाए। उल्टे पूर्ण बहुमत से केंद्र की सरकार में आने के बावजूद भाजपा ने अपने कोर एजेंडे को ठंडे बस्ते में डाला है। भाजपा ने अनुच्छेद 370 पर समझौता करके पीडीपी के साथ सरकार बनाई है। केंद्र ने पाकिस्तान से बातचीत शुरू कर दी है और अलगाववादी संगठन हुर्रियत से भी बातचीत शुरू करने का संकेत दिया है। सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए कोई पहल नहीं की है और न समान नागरिक संहिता की बात उठी है। भाजपा के अपने कोर मुद्दों को छोड़ने से उसके समर्थकों में अलग निराशा है। मीडिया के ऊपर पाबंदी की कोई कोशिश होती नहीं दिख रही है। सरकार के 10 महीने बाद ही मीडिया उसके कामकाज को लेकर जितनी आलोचना कर रहा है उसकी मिसाल पहले नहीं रही है। इसके बावजूद मुस्लिम संगठन आशंकित हैं, तो उसका कारण उनकी अपनी पारंपरिक राजनीति है। सभी मुस्लिम संगठनों के रहनुमाओं को अपनी राजनीति करनी है और अपना महत्व बनाए रखना है। उन्हें पता है कि नरेंद्र मोदी को लेकर मुसलमानों के मन में एक आशंका रही है, सो वे उस आशंका को भड़का रहे हैं। अभी उनकी सक्रियता का एक कारण यह भी है कि लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद पस्त पड़ी कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं, तो उनके साथ साथ मुस्लिम संगठनों की भी सक्रियता लौट आई है। तभी उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। उनके हमलों का आधार गोवध पर पाबंदी का फैसला है, या कुछ कानूनी मामलों में भाजपा नेताओं की रिहाई है, या कुछ छुटभैया नेताओं की बयानबाजी है। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो हर पार्टी राज में किसी न किसी तरह से होती रही हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद मुस्लिम मनोदशा पर चर्चा करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत के मुसलमानों की सोच की एक प्रतिनिधि संस्था है। उसके अधिवेशन में मोदी राज को लेकर अवाम की फीलिंग जाहिर हुई है। सवाल है
कि बोर्ड का जो प्रस्ताव है वह आवाम को सरकार से दूर रखने, दूर बनाने वाला क्या नहीं है? बोर्ड को उल्टे मुख्य धारा से जुड़ने जैसे तौर तरीके क्या नहीं अपनाने चाहिए? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण हैं। विनीत जी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अधिवेशन अभी हुआ और उसमें जो प्रस्ताव पास हुआ है उसमें कहा गया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद देश फांसीवाद की तरफ बढ़ रहा है। क्या मतलब है इस बात का? निहायत वाहियात बात है और दुखद है कि जब कभी देश में राष्ट्रीय भावना का विस्तार होता है, सांप्रदायिक ताकतें वो किसी भी वर्ग की हो, चाहे वो हिंदू समाज की हो, मुस्लिम की, वो उसको बिगाड़ने का काम करती है। जहां तक इस मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के इस प्रस्ताव की बात है, मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं और ये तथ्य इसलिए नहीं रख रहा कि हमें आपको कोई मोदी सरकार को डिफेंड करना है, जो तथ्य है वो सामने है। पहली बात, जो भी मुस्लिम लोग जिन जिन पदों पर यूपीए सरकार ने रखे थे, चाहे राज्यपाल या किसी को हटाया नहीं गया। प्रधानमंत्री ने पहले दिन से कहा है सबका साथ सबका विकास। अल्पसंख्यक मंत्रालय का आर्थिक बजट बढ़ा दिया गया। अल्पसंख्यक मंत्रालय की जितनी योजना है सबको आधार कार्ड से जोड़ दिया ताकि गरीब मुसलमानों को उनका हक मिल सके और बिचौलिए दलाल बीच में पैसा ना खाएं। इसके बाद जो केंद्र सरकार से राज्यों को रसद बढ़ाई गई है, जो आर्थिक अनुदान या आर्थिक मदद बढ़ाई गई है, आज ज्यादातर राज्य गैर भाजपा शासित है, तो वहां पे क्या फर्क पड़ गया? कश्मीर में सरकार बनाना मुफ्ती मोहम्मद सईद के, इन सारी चीजों में कहीं, और फिर मोदी के उनके भाषण अपने। अब हाँ, ये बात हो सकती है कि घर वापसी का नारा दिया जाना, कहीं कुछ तरह के इस तरह के आयोजन, ये देखिए अति उत्साह में अगर कोई सांप्रदायिक संगठन ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि इस सरकार में आने से वो मुसलमानों को कन्वर्ट कर देंगे, दबोच लेंगे, ये उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना आज तक मुस्लिम अल्पसंख्यक नेता उल्टे सीधी बयानबाजी करके बहुसंख्यकों को भड़काते आए थे। क्या इस देश में तिरंगे झंडे नहीं जलाए गए? क्या इस देश में हिंदू देवी देवताओं के अपमान नहीं किए गए? हाँ। क्या इस देश, और देखिए अभी भी जो दंगे हुए हैं मोदी सरकार के आने के बाद, दंगे गैर भाजपा शासित राज्यों में ज्यादा हुए, तो ये सारी बातें इंडिकेट करती हैं कि ऐसा कुछ नहीं। तो फिर आखिर ये मुस्लिम अवाम की इसकी सोच की वजह क्या आप मानते हैं? क्या लीडरशिप की का संकट है उनका? क्या है? क्या बिल्कुल सिंपल बात है व्यास जी, क्यों नहीं मलेशिया के, इंडोनेशिया के, सिंगापुर के, टर्की के मुसलमानों में और हिंदुओं में कोई भेद नजर आता है? एक दूसरे के संस्कारों का, एक दूसरे के उत्सवों का, एक दूसरे के धर्म उत्सवों का सबका सम्मान करते हैं, मिलकर हिस्सा लेते हैं। इस सामंजस्य सरकार है और समाज चला करता है। आप इस तरह घृणा का भाव पैदा कर देंगे, आप अल्पसंख्यकों के मन में डर पैदा कर देंगे कि साहब बहुत खतरनाक सरकार बैठी है केंद्र में, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप अगर नहीं, लेकिन इसमें मनोदशा क्यों? आखिर भाई इतने प्रतिनिधि पूरे देश के साथ वहां अधिवेशन करते हैं, वो प्रस्ताव बनाते हैं, तो आखिर वो उस मनोदशा में क्या ये कोई चिंता? जैसे मान लीजिए एक ये हो सकता है कारण कि गोवध पाबंदी के ऊपर जो सरकार कानून बना रही है तमाम है, उससे मुस्लिम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, या ईसाई उनके जैसे अभी उन्होंने सूर्य नमस्कार की बात की, उन्होंने योगा की बात की कि साहब ये मुसलमान नहीं करें, मत करिए। मगर कुछ बातें ऐसी हैं जो आज वैज्ञानिक धरातल पर खरी उतर चुकी हैं। सूर्य नमस्कार के लाभ पर पूरे दुनिया की प्रयोगशालाओं में प्रयोग हो चुके हैं। योगा तो आज ऐसी चीज है कि रामदेव, मुझे आश्चर्य हुआ बाबा रामदेव के योगा के जब दौर था देश में कि हिंदुस्तान से ज्यादा उनके योगा के फॉलोअर पाकिस्तान में थे। शायद केसरिया वस्त्र वाला एक गुरु ऐसा भारत में पिछले हुआ है 10 साल में जिसकी फॉलोइंग पाकिस्तान में ज्यादा देखी गई। अब अगर योग से किसी का ब्लड प्रेशर ठीक हो रहा है, किसी की हार्ट डिजीज ठीक हो रही है, डायबिटीज ठीक हो रही है, तो हिंदूवादी कार्यक्रम कैसे हो गया? सूर्य नमस्कार और अजान पढ़ने के, लेकिन ये जितने तमाम आइकॉन या जितनी ये बातें हैं सब, ये कुल मिलाकर एक समुदाय के नाते तो ये जाता है कि भाई ये हम जो हो रहा है ये बहुत अनोना अजीब सा है, ये नहीं होना चाहिए। मैं फिर आपकी बात वही लाना चाहता हूँ, ये जो सुरक्षा की भावना है ये बहुसंख्यक मुसलमानों के बहुसंख्यक समाज को नहीं है, ये उस लीडरशिप को है जो मुसलमानों की ठेकेदार बन के, बार्गेनिंग करके, सरकारी ब्राह्मण बन के मजा मारती रही है। जबकि मोदी का, ये आज मैं मोदी ही नहीं कहूंगा, अखिलेश यादव को ले लीजिए, कई नीतीश कुमार को ले लीजिए, कई राज्यों के इन मुख्यमंत्रियों की भी अप्रोच किया है कि चाहे हिंदू धर्म की बात हो, चाहे ईसाई की हो, चाहे बौद्ध की हो, चाहे मुसलमान की हो, समाज में एक समरसता है, एक
सांस्कृतिक उत्सव का वातावरण बने, सामूहिक विकास हो पूरा, उस मामले में मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को डराकर धमकाकर इनसिक्योर बना के रखना ये निहित नहीं। और ये राजनीतिक तौर पर भी कि भाई आप इतने समय तक काटे रहेंगे कि मतलब इतनी जगह सरकारें हैं, उन सरकारों में भले एमएलए हो, मंत्री हो, ये सबसे कटकर अगर समुदाय रहेगा तो न उसके काम या न उसकी चिंता होगी। ये अपने आप में बहुत खतरनाक। फिर बाद में क्या बोलते हैं कि साहब नौकरियों में सिलेक्शन नहीं होता, हमारा आरक्षण। जब आप मुख्य धारा में जुड़ेंगे तभी तो एक समाज में मजबूती। उसमें अलग अलग जो खाके के अंदर या खांचे में बांध कर खोल में बंद करने की जो प्रवृत्ति की, अब खोल में बंद रहकर व्यवहार करो, ये व्यास जी ठीक वैसे ही बात है जैसे किसी भी समाज में, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, जातिवाद को पनपा कर वोट बैंक को कंट्रोल करके अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाकर समाज का अहित करते हुए अपना मुनाफा देखना। इसी तरह संप्रदायवाद को बढ़ाकर मुस्लिम समाज को असुरक्षित बताकर अनावश्यक रूप से भय दिखाकर लीडरशिप ब्लैकमेलिंग करके बार्गेनिंग करके अपने फायदा। लेकिन इसमें बुनियादी तौर पर ये सोच, ये जो चुनौती, इसको कैसे बदला जा सकता है? क्या किस तरह डायलॉग हो, क्या हो क्या? जैसे मैं वृंदावन में था, एक शोभा यात्रा निकल रही थी, बहुत सुंदर कीर्तन धुन बजाते हुए बैंड जा रहा था, पर उसमें लिखा था कुछ अहमद बैंड या कुछ। तो मैंने पूछा, अब ब्रज में जितने भी फूलों के श्रृंगार करने वाले हैं, जितने शहनाई वादक हैं, जितने भगवान राधा कृष्ण की पोशाक बनाने वाले हैं, जितने बैंड बजाने वाले हैं, जितने भजन गायकों के साथ ताल देने वाले, सारे मुसलमान हैं। और मथुरा ब्रज के मुसलमान और हिंदू हजारों साल से, सैकड़ों साल से, जब से भी इस्लाम भारत में आया है, एक सामंजस्य के साथ, आनंद के साथ उत्सव बना के रह रहे हैं। अब कोई आके कहे तो अब फिर अगर कोई आके कहे नहीं नहीं तुम पोशाक मत बनाओ, नहीं तुम शहनाई मत बजाओ, नहीं तुम फूल बंगले मत सजाओ, नहीं तुम बैंड मत बजाओ, समाज चलेगा कैसे? बुनियादी सवाल ये है कि ये समुदाय के नेताओं को या लीडरशिप को कैसे इस मामले में मोटिवेट किया जा सकता है? क्या होगा इसका? मुसलमानों के पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको सामने आके इनका विरोध करना होगा। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, सन 80 में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए मुरादाबाद में, 10 महीने चले। जो पीतल का निर्यात दुनिया में नंबर 1 पे था, सैकड़ों करोड़ रुपया सन 80 में मुरादाबाद में आ रहा था साल का, खत्म हो गया। कारीगरों को आत्महत्या करनी पड़ी, मुसलमान कारीगरों ने तेजाब पिए, निर्यातकों ने तेजाब पिए, आत्महत्या करी, शहर संभल गया। आज 34 साल के बाद, चाहे अयोध्या का किस्सा हुआ हो, चाहे कोई और, मुरादाबाद में दंगे नहीं हुए। क्यों? लोगों को समझ में आ गया कि आर्थिक विकास तो सामंजस्य और सौहार्द से बनता है। जी विनीत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।